मैंने अपने बचपन के दोस्त के साथ पूरे 1 साल ट्रांसपोर्ट का काम किया और साल के आखिर तक हम लगभग 1,97,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके थे। लेकिन जब प्रॉफिट बांटने का वक्त आया तो उसने मेरी तरफ सिर्फ 10 लाख रुपए फेंक दिए। फिर आराम से बोला, गाड़ी मेरी है, पैसा मेरा लगा हुआ है, तू सिर्फ मेहनत करता है और उस हिसाब से 10 लाख कम नहीं होते। तब मैंने बिना कुछ कहे वो पैसे जेब में रख लिए। ठीक है, जैसा तू कहे। फिर उसे लगा मैं बेवकूफ हूँ और हमेशा उसकी सस्ती मजदूरी करता रहूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पैसे से मैं इंस्टॉलमेंट पर अपनी खुद की हैवी ट्रक लेने वाला हूँ। जिस दिन उसने मेरी नई ट्रक देखी उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने ट्रक का शीशा नीचे किया और मुस्कुराकर कहा, भाई अब से दोनों अपना अपना काम करेंगे। बाद में सुना उस रात वो पूरी रात ट्रक में बैठा रहा और गुस्से में स्टीयरिंग तक तोड़ डाली। उस दिन वो मेरे सामने पूरा हिसाब खोलकर बैठा था। हाँ चैन, पूरे साल का प्रॉफिट 1,97,00,000 है। 365 दिन हम दोनों बारी बारी से ट्रक चलाते रहे। गाड़ी लगभग कभी रुकी ही नहीं। कुल टर्नओवर 3 करोड़ से ऊपर गया और नेट प्रॉफिट बस कुछ हजार कम था पूरे 2 करोड़ होने से। जो नंबर मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ट्रक मेरी है, पैसा मेरे बाप ने लगाया था, कॉन्टेक्ट्स भी मैंने बनाए, तू बस मेहनत करता है। चिल वो हंसते हुए बोला, ऐसे मत देख, बाहर किसी ड्राइवर को रखता तो महीने का 1 लाख देकर काम हो जाता, ऊपर से खाना, रहना और इंश्योरेंस भी देना पड़ता। ये 10 लाख तो तू साफ प्रॉफिट में ले रहा है, कम नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि सच क्या है। मैंने हर खर्चा खुद लिखा था। तेल का पैसा, टोल टैक्स, फाइन्स सब मेरे हाथ से गया था। वो टूटी फूटी ट्रक सिर्फ इस 1 साल में मैंने 3 लाख से ज्यादा लगाकर ठीक करवाई थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ ट्रक तुम्हारी है, पैसा तुम्हारा लगा है, कॉन्टैक्ट्स भी तुम्हारे हैं, नहीं तो क्लाइंट्स मुझे क्यों पहचानते। कि वो तुरंत बोला, तो फिर सही है ना, तू 10 लाख ले और मैं 1,87,00,000, बिल्कुल फेयर। मुझ में हल्का सा हंस पड़ा। हाँ सही कह रहा है, ट्रक उसकी थी, पैसा उसका था, लेकिन उस 1,87,00,000 में कितना पैसा ऐसा था जो मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया था, उसका हिसाब उसने कभी नहीं लगाया। मैंने पैसे जेब में डाले और वहाँ से निकल गया। पीछे से वो बोला, आचैन ज्यादा मत सोच, मैं भी मजबूर हूँ। श्री फिर हंसते हुए बोला, वैसे नए साल की शुभकामनाएं। छठे दिन साउथ जाने का बड़ा ऑर्डर मिला है, जल्दी निकलेंगे। डी मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। नी उस रात मैं घर भी नहीं गया। जेब में 10 लाख थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि माँ पूछेगी इस साल कितना कमाया और कैसे बांटा गया। मैं जवाब नहीं दे पाता। पूरे साल की जान तोड़ मेहनत के बाद मेरे हिस्से में रोज के हिसाब से सिर्फ 27,000 रुपए आए थे। मुझे उसकी पुरानी बातें याद आने लगी। आचन हम भाई हैं, प्रॉफिट हमेशा आधा आधा बांटेंगे, मेरे पास जो होगा उसमें तेरा हिस्सा जरूर होगा। लेकिन साल खत्म होते होते वही आदमी कह रहा था, तू बस मेहनत करता है। फिर मैं देर तक उस नंबर को घूरता रहा। यही थी मेरी 1 साल की कीमत। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, वो हमेशा कहता है ट्रक उसकी है ना, तो ठीक है अब मैं अपनी खुद की ट्रक खरीदूंगा। मैंने तुरंत हैवी ट्रक सेंटर में फोन लगाया। हेलो सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सर मैंने सीधे पूछा, J7 560 हॉर्स पावर वाला मॉडल, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना होगा। भी सामने से जवाब आया, सर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, सिर्फ 10 लाख में ट्रक ले जा सकते हैं। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। सिर्फ 10 लाख? जी सर, अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए तो 3 दिन में डिलीवरी भी मिल जाएगी। मैंने तुरंत पूछा, आपकी शोरूम कहाँ है। नॉर्थ ऑटो सिटी में। आप कल सुबह आ जाइए। बीच मैंने घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। फिर भी मैंने कहा, कल सुबह 8 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ये सामने वाला हंस पड़ा, ठीक है सर, मैं आपका इंतजार करूंगा। आपका सरनेम? गु। ठीक है गु भाई, कल मिलते हैं। घर पहुँचते ही पापा ने पूछा, इस साल कितना मिला। मैंने धीरे से कहा, 10 लाख। पापा कुछ सेकंड चुप रहे। क्या तुम लोग तो लगभग 2 करोड़ प्रॉफिट की बात कर रहे थे ना। मैंने सिर झुकाकर कहा, ट्रक उसकी थी, पैसा उसका था, मैं तो बस मेहनत करता था। कि पापा कुछ कहना चाहते थे लेकिन रुक गए। फिर धीरे से बोले, पैसे कहाँ हैं? बैंक में जमा कर दिए। उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा किया, अगले साल भी उसके साथ काम करेगा। मैंने धीमे से कहा, देखते हैं। दी सोने से पहले पापा ने एक बात कही जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। बेटा, इंसान अगर अपनी मेहनत और हुनर से कमाता है तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। मुझे पता था वो मुझे दिलासा दे रहे हैं, लेकिन उस दिन मैंने एक फैसला कर लिया था। अब मुझे अपनी मेहनत की असली कीमत चाहिए थी। कुछ देर बाद फोन बजा। स्क्रीन पर शावदा का नाम देखकर मुझे अचानक हंसी आ गई। पहले उसका नाम देखकर अपनापन महसूस होता था, अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे फिर से इस्तेमाल करने के लिए कॉल कर रहा हो। मैंने फोन उठाया। हेलो बे, दूसरी तरफ से आवाज आई, आचंग कल एक बात बोलना भूल गया। वो 10 लाख माँ को दे दिए। बिट मैंने कहा, बैंक में रख दिए। बिट वो तुरंत बोला, अच्छा किया, खर्च मत करना, नए साल के बाद फिर मेरे साथ ही निकलना है। मैंने बस हम कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, हाँ वही 10 लाख अब मेरी नई ट्रक की डाउन पेमेंट बनने वाले हैं। अगली सुबह शोरूम से कॉल आया, गु भाई मैं शाओवांग बोल रहा हूँ, चलिए आपकी ट्रक दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने पहली बार उस J7 को देखा, मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो फोटो से भी ज्यादा बड़ी, चमकदार और शानदार लग रही थी। शाओवांग गर्व से बोला, ये फ्लैगशिप वर्जन है, 560 हॉर्स पावर, इंपोर्टेड गियर बॉक्स और टॉप लेवल पावर चेन।
फिर उसने ट्रक की बॉडी पर हाथ फेरते हुए कहा, गु भाई इसकी फिनिशिंग देखिए और ये हेडलाइट्स। डे उसने कैबिन का डोर खोला। आइए अंदर बैठिए। उसी पल मेरे दिमाग में पुराने दिन घूम गए। ठंडी रातें, ग्रीस से भरे हाथ, ट्रक के नीचे लेटकर रिपेयर्स करना और एंडलेस सफर। मैंने स्टीयरिंग को हाथ लगाया और धीरे से खुद से कहा, अब वो दिन खत्म हो गए। सन शाओवांग मुस्कुराया। कैसा लग रहा है? तो मैंने बिना सोचे कहा, बस यही चाहिए। लिन वो चौंका। दूसरे मॉडल्स नहीं देखेंगे? वाह, मैंने सिर हिलाया। नहीं, यही चाहिए। फिर मैंने पूछा, 10 लाख डाउन पेमेंट के बाद कितना लोन रहेगा? तो उसने जल्दी से कैलकुलेटर निकाला। ट्रक की कीमत 48 लाख 8 हजार है। टैक्स और इंश्योरेंस मिलाकर लगभग 53 लाख। 10 लाख डाउन पेमेंट के बाद 43 लाख का लोन बनेगा। 3 साल की EMI हर महीने लगभग 1,32,000। फिर उसने मेरी तरफ देखा। इतना बड़ा लोन है, आप श्योर हैं? मैंने सीधा जवाब दिया, मैं पूरे साल ट्रांसपोर्ट का काम कर चुका हूँ, मुझे पता है एक ट्रक कितना कमा सकती है। जब वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है तो पेपर वर्क शुरू करते हैं। उसने मेरे सामने लोन फॉर्म और कॉन्ट्रैक्ट रख दिए। तभी मेरा फोन फिर बजने लगा। स्क्रीन पर शाओदा का नाम चमक रहा था। शाओवांग बोला, सर कॉल उठा लीजिए। मैंने फोन साइलेंट पर डाल दिया। नहीं, पेपर वर्क जारी रखो। शाओवांग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वो आपका दोस्त है? फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले था। उसने पूछा, डिलीवरी कब मिलेगी? अगर लोन जल्दी अप्रूव हुआ तो कल। PDI के बाद न्यू ईयर से पहले ट्रक मिल जाएगी। बस मैंने सिर हिलाया। ठीक है। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद जब मैं शोरूम से बाहर निकला, तब मुझे एहसास हुआ, ऐसा हुआ अल्लाह कि मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। 40 लाख से ज्यादा का लोन, हर महीने भारी EMI, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल था। तभी घर से मैसेज आया, आक्वान दोपहर में घर आ जाना, मैंने तुम्हारी पसंद का सूप बनाया है। जो मैंने सिर्फ ठीक है लिख कर भेज दिया। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आया, तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बाहर हवा बहुत तेज है। शेर माँ बोली, जल्दी आ जाना, तुम्हारे पापा भी इंतजार कर रहे हैं। ये मैंने धीरे से कहा, हम। उसी वक्त शाओदा का भी फोन आ गया। सुबह कॉल क्यों नहीं उठाया? आज रात मेरे घर खाना खाने आना, मेरे पापा ने खास बुलाया है। मैंने मना करना चाहा, लेकिन वो तुरंत बोला, ज्यादा मत सोच, शाम 6 बजे पहुंच जाना, मैंने सबको बता दिया है। शाम को निकलते वक्त शाओयू मेरे साथ थी। वो पूछने लगी, कुछ गिफ्ट ले चलें? खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने हल्का सा हंसकर कहा, हम खाने पर जा रहे हैं, किसी से मांगने नहीं। लेकिन फिर भी उसने रास्ते से कुछ फ्रूट्स खरीद लिए। उसने मेरी तरफ देखा, तुम यही कपड़े पहनोगे? कुछ अच्छा पहन लो। कि मैंने सिर हिलाया, जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद हम शाओदा के घर पहुंच गए। दरवाजा खुलते ही अंदर से आवाज आई, अरे आ गए, जल्दी अंदर आओ। शाओदा की माँ मुस्कुराते हुए बोली, आओ आओ बैठो, आते हुए इतनी चीजें क्यों ले आए? फिर उन्होंने अपनी होने वाली बहू की तरफ देखकर कहा, लिली ये वही गुचेन है जिसके बारे में शाओदा हमेशा बात करता है, मेरे बेटे के साथ ट्रक चलाता है। शाओदा के पिता हंसते हुए बोले, अरे समधी जी, सिंधी जी आइए बैठिए, आपका लड़का इस साल शाओदा के साथ बहुत मेहनत कर रहा था। मेरे पापा ने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो इसका काम है। तभी शाओदा ने जोर से कहा, चलो सब लोग ग्लास भर लो। ये फिर मेरी तरफ देखकर बोला, क्वान इस साल तूने अच्छा काम किया, मेरे बिना तो मैं अकेला संभाल ही नहीं पाता। एंड सब लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, ये लड़का बचपन से सीधा और मेहनती है, शाओदाई के साथ रहेगा तो जिंदगी बन जाएगी। शाओदा ने शराब का ग्लास उठाया, अगले साल और मेहनत करेंगे, इस बार से भी ज्यादा कमाएंगे। क्वान तू भी कुछ बोल। यार मैंने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, इस साल दागे ने मेरा बहुत ध्यान रखा, ये ड्रिंक उनकी तरफ से नहीं। वो खुश होकर हंस पड़ा, देखा यही होता है भाईचारा। खाने के बाद वो मुझे बाहर छोड़ने आया। रास्ते में धीरे से बोला, छठे दिन सुबह जल्दी आ जाना, कोशिश करेंगे एक रात पहले ही ट्रक रेडी कर लें। फिर उसने अचानक कहा, और सुन घर पर सच मत बोलना। जी मैंने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? वो हंस पड़ा, 10 लाख वाली बात मत बताना, बोलना 20 लाख मिले हैं, बूढ़े लोग खुश हो जाएंगे। मैंने पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वो बोला, अरे बेवकूफ, 10 लाख सुनकर इज्जत नहीं बनती, 20 बोल देगा तो अच्छा लगेगा, वैसे भी कौन चेक करेगा। मैं कुछ नहीं बोला। तभी शाओयू ने मेरा मफलर पकड़ा कर कहा, ठंड है ये पहन लो। ये रास्ते में उसने अचानक पूछा, अगर तुम अगले साल शाओदा के साथ काम ना करो तो? मैंने उसकी तरफ देखा, तुम्हें क्या लगेगा? वो बिना सोचे बोली, तो मत करना। मैं थोड़ा हैरान हुआ, तुम वजह नहीं पूछोगी? शाओयू मुस्कुराई, तुम जो भी फैसला लोगे मैं सपोर्ट करूंगी। उस रात घर लौटते वक्त मेरे फोन पर शोरूम मैनेजर का कॉल आया, गु भाई एक बार फाइनल कंफर्म कर देता हूँ, 43 लाख का लोन, 36 महीने की EMI, हर महीने 1,32,207 रुपए फाइनल है। फिर मैंने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगा, अगर EMI लेट हुई तो पेनल्टी लगेगी। तभी मेरा दूसरा फोन लगातार बजने लगा। मैनेजर बोला, सर पहले कॉल उठा लीजिए। मैंने फोन की तरफ देखा, शाओदा का नाम चमक रहा था। मैंने सीधे कहा, नहीं आगे पढ़ो। दूसरी तरफ शाओदा अपने दोस्तों के साथ बैठा मेरी बुराई कर रहा था। एक ड्राइवर के लिए मैं इतना टेंशन ले रहा हूँ और वो फोन तक नहीं उठा रहा। उसका दोस्त हंस पड़ा, तू भी ना, आखिर वो सिर्फ ट्रक चलाने वाला ही तो है। दूसरा बोला, कल तेरे घर उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था, कपड़े देखे उसके, साफ लग रहा था सस्ते मार्केट से खरीदे हैं। ये शाओदा ने हंसकर बात टाल दी, छोड़ना। फिर उसका दोस्त बोला, वैसे अगले साल इतनी अर्निंग होगी तो हमें भी विदेश घुमा देना। शाओदा हंसते हुए बोला, अरे वो प्रॉफिट है, पूरा पैसा मेरे हाथ में थोड़ी आता है। मैं उधर शोरूम मैनेजर पेपर वर्क पूरा करके बोला, अब बस बैंक अप्रूवल बाकी है, शायद कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसने धीरे से पूछा, गु भाई एक बात पूछूं, वो कॉल आपके बॉस का था? मैंने उसकी तरफ देखा, वो
बोला, मेरा गलत मतलब नहीं है, लेकिन मैं काफी लोगों को देख चुका हूँ, आपकी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ। शिव मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर कहा, अभी वो मेरा बॉस है, नए साल के बाद नहीं रहेगा। उसी वक्त मेरा फोन फिर बजा, इस बार शौदा था। मैंने उठाया, क्या हुआ? फिर उसने कहा, कुछ नहीं, बस याद दिलाना था, छठे दिन सुबह 5 बजे मेरे घर पहुंच जाना, ट्रक तैयार करनी है। और फिर बोला, और साउथ वाला क्लाइंट बहुत प्रेशर डाल रहा है, सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि 8 तारीख की रात तक डिलीवरी हो जाए। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। कॉल खत्म होने के बाद शोरूम मैनेजर ने पूछा, तो क्या छठे दिन भी आप ट्रक लेने आ पाएंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, ट्रक तो न्यू ईयर से पहले ही ले जाऊंगा, छठे दिन तक मेरे पास अपनी खुद की ट्रक होगी। फिर वो थोड़ा चौंका, फिर भी जाएंगे? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ, आखिर विदाई तो देनी पड़ेगी। ये थोड़ी देर बाद शाओयू का कॉल आया, अचेन कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, कुछ काम था, शाम तक घर आ जाऊंगा। वो बोली, मेरी माँ ने रात के खाने पर बुलाया है। तो मैंने ठीक है कहा। फिर वो थोड़ी देर चुप रही और धीरे से बोली, अभी जीबोदा का कॉल आया था। ये मैंने पूछा, क्या कह रहा था? पूछ रहा था तुमसे बात हुई या नहीं। मैंने कहा, तुम्हारा फोन बंद था। फिर उसने कहा, छठे दिन जल्दी पहुंच जाना, इस बार का ऑर्डर बहुत बड़ा है। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? शाओयू बोली, मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर कुछ सेकंड चुप रहकर उसने पूछा, चैन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने गहरी सांस ली, न्यू ईयर निकल जाने दो, फिर सब बता दूंगा। कि वो धीरे से बोली, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। उसी रात शौदा का एक और वॉइस मैसेज आया, अचन, मैंने सोचा है साउथ वाली ट्रिप खत्म होते ही एक शॉर्ट रूट और पकड़ लेंगे, ट्रक को जल्दी सर्विस करवा लेना, और हाँ, अगर वो 10 लाख अभी तक पड़े हैं तो थोड़े दिन के लिए मुझे दे देना, मुझे थोड़ा कैश फ्लो मैनेज करना है, बाद में लौटा दूंगा। ये वॉइस मैसेज खत्म होते ही मैं कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। अगर वो पैसे उसे दे देता तो पूरे साल का इंटरेस्ट मुश्किल से 1 लाख बनता, जबकि उसकी टूटी ट्रक पर सिर्फ इस साल मैंने 3 लाख से ज्यादा खर्च किए थे। अगले दिन शाओयू की माँ ने मुझे खाने पर बुलाया। अंदर जाते ही उन्होंने कहा, तुम्हारी नौकरी की बात घर में मत खुलने देना। फिर मैंने सिर हिलाया। फिर वो अचानक मेरी तरफ देखने लगी, तुम्हारा चेहरा इतना उतारा हुआ क्यों है? रात को सोए नहीं? मैंने कहा, सोया था। शाओयू तुरंत बोल पड़ी, झूठ बोल रहे हो। कि तभी उसकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा, तो आचेन, इस साल शौदा के साथ काम कैसा रहा? मैंने धीरे से कहा, अच्छा था आंटी, कमाई कितनी हुई? शाओयू तुरंत बोली, माँ। लेकिन आंटी हंस पड़ी, अरे पूछने में क्या बुराई है? मैंने शांत आवाज में कहा, 10 लाख। वो चौंक गई, क्या? लेकिन सुना था। तभी किचन से जलने की स्मेल आई और वो अचानक उठ गई। अरे मेरी फिश जल गई। माहौल ऑकवर्ड हो गया। शाओयू धीरे से बोली, उनकी बात दिल पर मत लेना, माँ ऐसी ही हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। तभी वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, चैन, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। मिस मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? ये शाओयू हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हमेशा दूसरों से दबकर जीते हैं, तुम बस बहुत ज्यादा सह लेते हो। तभी अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, शाओयू अंदर आकर खाना उठाओ। वो उठते हुए मेरी तरफ मुड़ी। चैन, अगर सहना हद से ज्यादा हो जाए तो फिर सहना बंद कर देना चाहिए। उस रात उसके शब्द मेरे दिमाग में बार बार घूमते रहे। अगले दिन घर पहुंचा तो माँ पापा दोनों चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे हो। पापा ने ड्रॉर से एक पुराना एनवलप निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये 5 लाख रखो। मैं चौंक गया, ये किस लिए? माँ बोली, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि अगले साल जीबोदा के साथ काम मत करो, खुद की ट्रक लेकर अपना काम शुरू करो। मैं कुछ सेकंड तक एनवलप को देखता रहा। पापा धीरे से बोले, आज लॉजिस्टिक्स पार्क गया था, वहाँ लोगों से सुना सबसे ज्यादा मेहनत तुमने की और सबसे कम हिस्सा तुम्हें मिला। मैंने नजरें झुका ली। किसने कहा आपसे? पापा ने हाथ हिलाया। ये मत पूछो, ये पैसे हमने सालों से बचा कर रखे थे तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन अब लगता है तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मैंने तुरंत एनवलप वापस करने की कोशिश की। पापा मैं ये नहीं ले सकता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। दे नहीं रहा, उधार दे रहा हूँ। उनकी आवाज भारी हो गई। बेटा, जिंदगी में तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये 5 लाख एक बाप की तरफ से छोटा सा सहारा है। अगर अभी भी मुझे अपना बाप मानता है तो रख ले। मेरी आंखें भर आईं। ये पापा, ये पैसे मैं आपको 10 गुना लौटाऊंगा। वो हल्का सा हंस पड़े। 10 गुना नहीं, बस इतना कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। फिर माँ ने घबराकर पूछा, चंग, तुम सच में खुद का काम शुरू करना चाहते हो? ट्रक बहुत महंगी आती है। फिर मैंने धीरे से कहा, ट्रक का इंतजाम हो चुका है। मैं दोनों एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? मैंने गहरी सांस ली। आज शोरूम जाकर बुकिंग कराया हूँ। माँ हैरान रह गई, इतने पैसे कहाँ से आए? जीबोदा ने जो 10 लाख दिए थे वही डाउन पेमेंट में लगा दिए। भी कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर पापा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा है, मेरा बेटा आखिर अपने लिए सोचना सीख गया। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पापा बूढ़े हो चुके हैं। उनकी पीठ पहले से थोड़ी झुक गई थी, लेकिन कंधे अब भी सीधे थे। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी मेरी आंख खुल गई। बाहर आया तो देखा पापा पहले से तैयार बैठे थे। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी सुबह? वो बोले, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। कुछ मत बोल, बस एक बात याद रखना, चाहे कैसी भी गाड़ी चलाओ, सेफ्टी सबसे पहले। फिर उन्होंने जेब से एक छोटा सा लाल पैकेट निकाला। ये रखो। मैंने कहा, पापा आपने कल ही काट दिया था। कि वो मुस्कुराए। वो उधार था, ये नए साल का शगुन है। नई ट्रक लेने जा रहे हो, खाली हाथ नहीं जाते। ये पैकेट बहुत हल्का था, लेकिन उसे हाथ में पकड़ते ही मुझे वो 10 लाख से ज्यादा भारी लगा। मैं चुपचाप निकल गया। रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर मिला। उसने पूछा, इतनी सुबह ऑटो सिटी, नई गाड़ी लेने जा रहे हो क्या? मैंने सिर हिलाया।
आया ट्रक लेने। श्री वो हंस पड़ा। नया साल, नई गाड़ी, अच्छा शगुन है। कौन सी? J7। ये उसने तुरंत कहा। अच्छी ट्रक है, खुद चलाओगे या किसी के लिए? गिल मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अब से अपने लिए। श्री ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अच्छा है, मैं 20 साल से दूसरों की टैक्सी चला रहा हूँ, पूरी जिंदगी निकल गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी लगभग उसी रास्ते पर था, पूरी जिंदगी किसी और की ट्रक चलाता और बदले में 10 लाख पाकर एहसान मानता। सिंह शोरूम पहुंचा तो शाओवांग अभी शटर खोल ही रहा था। मुझे देखकर हंस पड़ा। गु भाई, आप तो बहुत जल्दी आ गए, मैं अभी ओपन ही कर रहा था। मैंने सीधा कहा, नींद नहीं आ रही थी। वे वो समझते हुए मुस्कुराया। चलो आपकी ट्रक तैयार है। जैसे ही मैंने अपनी J7 को फिर देखा, मुझे अचानक वो पुरानी टूटी ट्रक याद आ गई। पहाड़ी रास्ते, ठंडी रातें, एंडलेस सफर, सब कुछ। और उसी पल मुझे महसूस हुआ वो जिंदगी खत्म हो चुकी है। शाओवांग ने कैबिन का डोर खोला। गु भाई, एक बार फिर ड्राइव करके देख लीजिए। मैं ऊपर चढ़ा, स्टीयरिंग पकड़ी और बिना कुछ कहे इंजन स्टार्ट कर दिया। उस आवाज में एक अलग ही एहसास था। नीचे उतरते ही मैंने कहा, पेपर वर्क खत्म करो। थोड़ी देर बाद उसने चाबी, डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट मेरे हाथ में रख दिए। फिर थोड़ी झिझक के बाद बोला, एक बात पूछूं? कि मैंने उसकी तरफ देखा। आपके उस बचपन वाले दोस्त को पता है कि आपने ट्रक खरीद ली? कुछ मैंने सिर हिलाया। नहीं तो कब बताएंगे? कि मैंने चाबी पॉकेट में रखते हुए कहा, छठे दिन खुद जाकर बताऊंगा। शाओवांग चौंक गया। मतलब वही दिन जब आप दोनों डिलीवरी पर निकलते हो? शिव मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ। उसने पूछा, तो आज ट्रक लेकर नहीं जाएंगे? मैंने सिर हिलाया। नहीं, अभी यहीं रहने दो, न्यू ईयर से पहले किसी को नहीं दिखाना चाहता। फिर घर कैसे जाओगे? मैंने मुड़ते हुए कहा, बस से। छिम रास्ते में जीबोदा का कॉल आया। आचन क्या कर रहा है? मैंने जवाब दिया, बस में हूँ। वो बोला, कल न्यू ईयर ईव है, सब तैयारी हो गई ना? छठे दिन निकलना मत भूलना। मैंने कहा, नहीं भूलूंगा। लेकिन फिर वो हंसकर बोला, कल चाओयू के पापा के साथ खाना खाया था, उन्होंने कहा अगले साल बड़े क्लाइंट्स से काम दिलवा सकते हैं, तू मेहनत करता रह, अगले साल शायद तुझे ज्यादा हिस्सा दूं। मैंने आंखें बंद कर ली। वो अभी भी अगले साल की बातें कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि हमारे बीच अब कोई अगला साल बचा ही नहीं है। मेरे लिए अगला साल नई शुरुआत था और उसके लिए अंत। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, खाना खाया? मैंने सिर हिलाया। हाँ। ले उन्होंने मेरे हाथ में फाइल देखकर पूछा, ये क्या है? कुछ पेपर्स हैं? माँ ने खाना परोसते हुए कहा, थोड़ा और खा लो। फिर मैंने मना कर दिया। वो मुझे गौर से देखने लगी। आचिन, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। कि मैंने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं। फिर माँ धीरे से बोली, मुझे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें 30 साल पाला है, तुम्हारे चेहरे से समझ जाती हूँ क्या चल रहा है। क्या जीबोदा से झगड़ा हुआ है? मैंने धीमे से कहा, माँ प्लीज मत पूछो। कि वो चुप हो गई। फिर बोली, ठीक है नहीं पूछूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसी रात मेरे फोन पर लॉजिस्टिक्स यार्ड का मैसेज आया, जीफंग J7 डिलीवरी कंप्लीट, ट्रक ईस्ट लॉजिस्टिक्स यार्ड में पार्क्ड है, छठे दिन रेडी रहेगी। फिर मैं देर तक उस मैसेज को देखता रहा। दूसरी तरफ उसी रात जीबोदा के घर पार्टी चल रही थी। लोग शराब पीते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। दायोंग, घर तो बड़ा शानदार बना लिया। लेकिन कोई शैंडलियर देखकर बोला, ये तो बहुत महंगा लगता है। जीबोदा के पिता हंसते हुए बोले, क्या करें, इस साल चाओदा ने अच्छा पैसा कमाया, जिद करके बदलवाया। ये तभी किसी ने पूछा, सुना है इस साल 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट हुआ? जीबोदा ने ग्लास उठाते हुए कहा, लगभग। ये सब लोग हैरान रह गए। वाह, कमाल कर दिया। तभी किसी ने मेरा नाम लिया। और आचंग, वो भी तो साथ काम करता था। जीबोदा हंस पड़ा। उसे 10 लाख मिले हैं, बुरा क्या है? फिर उसने वही पुरानी लाइन दोहराई, ट्रक मेरी है, पैसा मेरा लगा है, कॉन्टैक्ट्स मेरे हैं, वो बस मेहनत करता है। बाहर से ड्राइवर रखता तो महीने का 1 लाख देकर काम चल जाता। बस सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी किसी ने पूछा, वैसे आचंग कहाँ है? आज नहीं आया? जीबोदा बोला, आएगा, मैंने बुलाया है, उसे आना ही चाहिए। आखिर मेरी वजह से ही उसने 10 लाख कमाए। मेरे उसी वक्त दरवाजा खुला और मैं अंदर चला गया। जीबोदा ने जोर से कहा, लो आ गया मेरा भाई। डी फिर शराब का ग्लास उठाकर बोला, सुनो सब लोग, इंसान की किस्मत अलग अलग होती है। कुछ लोग पैदा ही बॉस बनने के लिए होते हैं और कुछ लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करने के लिए। ये सब हंस पड़े। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चिंग, बुरा मत मानना, लेकिन सच यही है, मेरे साथ काम करना तेरी किस्मत थी। जीबोदा ने ग्लास खत्म करते हुए मेरी तरफ देखा। अगर कोई दूसरा बॉस होता ना तो तुझे 10 लाख भी नहीं देता। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, छठे दिन सुबह जल्दी आ जाना, 5:30 भूल मत जाना। न्यूज के पिता उस वक्त काफी पी चुके थे। जाते जाते शाओदा मेरे पीछे आया और धीरे से बोला, आज पापा ने ज्यादा पी ली है, उनकी बातों का बुरा मत मानना। मैंने शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं। शिव बाहर निकलते ही मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा, बेटा बस इतना याद रखना, तुझे सब समझ आ रहा है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी। पापा बोले, चलो घर चलते हैं, ठंड से हाथ जम रहे हैं। जिन अगले दिन सुबह शाओवांग का फोन आया, गु भाई आपकी ट्रक बिल्कुल रेडी है, कल मैंने खुद दोबारा चेक किया था, टायर प्रेशर, इंजन ऑयल, कूलेंट सब परफेक्ट है। मैंने पूछा, ठीक है मैं कल सुबह लेने आऊंगा। शाओवांग तुरंत बोला, ठीक है गु भाई, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, और हाँ कंग्रेचुलेशंस। मैंने धीरे से कहा, थैंक्स। कॉल करते ही दूसरी तरफ जीबोदा अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। वांग बॉस टेंशन मत लीजिए, कल सुबह हम टाइम पर निकल जाएंगे। मेरा ड्राइवर पुराना खिलाड़ी है, रास्ते उसे आंख बंद करके याद हैं, सामान टाइम पर पहुंच जाएगा। कॉल खत्म होते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा, किसका फोन था? नए साल पर भी काम की टेंशन? वो जीबोदा चिढ़कर बोला, क्लाइंट था, दिमाग खराब कर रखा है। फिर हंसते हुए बोला, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आचन है ना, इतने सालों से मेरे साथ चला रहा है, गलती नहीं
नहीं करेगा। उसी रात मेरे पापा अचानक मेरे कमरे में आए। उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। मैंने पूरी रात सोच लिया है कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने तुरंत कहा पापा इसकी जरूरत नहीं है, पर लेकिन वो मेरी बात काटते हुए बोले जरूरत है। लेकिन फिर धीमे लेकिन भारी आवाज में बोले अगर जीबोदा गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठा तो तू ट्रक में रहेगा, मैं नीचे खड़ा रहूंगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। पापा गुस्से में बोले मैंने दुनिया देखी है, पैसा इंसान को पागल बना देता है। अगर उसने हाथ उठाया ना तो मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला ठीक है। पापा ने तुरंत पूछा कितने बजे निकलना है? सुबह 5:30। वो बोले मैं 5:20 पर नीचे इंतजार करूंगा। उसी वक्त दूसरी तरफ जीबोदा अभी भी अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ी, अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई तो जीबोदा हंस पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट में बस 3 गुना पेनल्टी है, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 60 लाख देने पड़ेंगे। इन सब लोग हंस पड़े। लेकिन होगा क्या, इतने सालों से काम कर रहे हो, कभी इशू हुआ? न जीबोदा ने सिगरेट सुलगाई। बस यही तो कह रहा हूँ, जब तक आयाचंद साथ है कोई टेंशन नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आई और हंसते हुए बोली चलो अब छोड़ो काम की बातें। जीबोदा ने उसे अपनी तरफ खींचा, आओ एक किस तो दो। वो तुरंत पीछे हट गई। दूर हटो, पूरी बॉडी से सिगरेट की बदबू आ रही है। कमरे में फिर हंसी गूंजने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। रात को माँ खाने की प्लेट लेकर आई। कुछ खा ले। ये मैंने सिर हिलाया। माँ भूख नहीं है। माँ ने पूछा कल फिर जीबोदा के साथ निकलना है? मैंने धीरे से कहा माँ कल के बाद मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली तेरे पास अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा माँ 1 साल से यही रास्ते दौड़ रहा हूँ, चिंता मत करो सब ठीक रहेगा। माँ ने बस इतना कहा ठीक है लेकिन ध्यान से जाना। लेकिन उस रात मेरे दिमाग में बार बार जीबोदा की बातें घूमती रहीं। भाई मेरे पास एक रोटी होगी तो आधी तेरी होगी, तू बस मेहनत करता है। कुछ लोग पैदा ही दूसरों के लिए काम करने के लिए होते हैं। पूरी रात मैं बस यही सोचता रहा कि कल जब मैं उसकी बिल्डिंग के नीचे अपनी नई ट्रक लेकर पहुंचूंगा तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। अगली सुबह मैं सीधे उसकी सोसाइटी के नीचे पहुंच गया। तभी सिक्योरिटी गार्ड आया। किससे मिलना है? मैंने कहा गाड़ी लेने आया हूँ। फिर मैंने फोन लगाया। अंकल मैं नीचे पहुंच गया। उधर से आवाज आई रुक मैं आता हूँ। कुछ देर बाद जीदायोंग नीचे आया। अरे ऊपर क्यों नहीं आए? मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। अंकल बैठिए। जैसे ही उसने मेरी नई ट्रक देखी वो कुछ सेकंड तक चुप रह गया, फिर बोला ये तुम्हारी है? वो ट्रक को देखते हुए बोला काफी बढ़िया ट्रक है। तभी गार्ड चिल्लाया अरे यहाँ ट्रक खड़ी नहीं कर सकते, बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? मैंने कहा बस 2 मिनट। तभी ऊपर से फोन आया। हेलो जी सर, नीचे एक बड़ी ट्रक खड़ी है, रास्ता ब्लॉक हो गया। ये उधर से आवाज आई क्या ट्रक? फिर कुछ सेकंड बाद जीबोदा खुद नीचे उतर आया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी नई ट्रक पर पड़ी उसका चेहरा बदल गया। साला ये क्या है? मैंने खिड़की नीचे की। जीबोदा घूरते हुए बोला गुचन ये ट्रक तुम्हारी है? मैंने शांत आवाज में कहा हाँ। वो तुरंत बोला पैसे कहाँ से आए? मैंने सीधा जवाब दिया जो 10 लाख तूने दिए थे उसी का डाउन पेमेंट किया है। पर जीबोदा कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर बोला आज छठा दिन है, माल लेकर निकलना है। तू ये सब क्या कर रहा है? मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए कहा मतलब साफ है, आज के बाद हम दोनों अलग अलग काम करेंगे। जीबोदा तुरंत चिल्लाया गुचेन नीचे उतर, पहले बात साफ कर। लेकिन मैंने सिर्फ हल्की मुस्कान दी। भाई अब हर आदमी अपना रास्ता खुद दौड़ेगा। वो वहीं खड़ा रह गया, नंगे पैर स्लीपिंग सूट पहने मेरी ट्रक के नीचे। वो अभी भी नंगे पैर स्लीपिंग सूट पहने मेरी ट्रक के नीचे खड़ा था और दूर से देखने पर बिल्कुल किसी तमाशे वाले जैसा लग रहा था। उस पल मुझे खुद ही हंसी आ गई। साल भर पहले वही आदमी पैर पर पैर रखकर बैठा कहता था तू बस मेहनत करने वाला है, तू बस दूसरों के लिए काम करेगा। और आज वही इंसान मेरे ट्रक के नीचे नंगे पैर खड़ा था। सवाल वही था लेकिन जवाब बदल चुका था। कौन किसका मजाक बन गया था। धीरे धीरे रियर मिरर में उसकी शक्ल छोटी होती गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। उसी पल हमारे बीच वो भाई नाम की डोर पूरी तरह टूट गई। तू क्या कर रहा था? पीछे से आवाज आई क्या हुआ आखिर? मैं चुप रहा, फिर सीधा कहा गुचेन ने अपनी खुद की ट्रक ले ली है, अब वो अकेले काम करेगा। क्या? तो सामने से आवाज और तेज हो गई। उसने वही 10 लाख लगाकर नई जैसमिन ले ली। इसमें दांत भींचकर बोला अभी अभी मेरी बिल्डिंग के नीचे खड़ी करके गया है। तो तुम्हारी ट्रक का क्या? मैं कुछ सेकंड रुका, मेरी ट्रक। तभी दूसरी तरफ से कॉल आया वांग बॉस मैं बोल रहा हूँ। जीबोदा निकल चुके हो? मैं हल्का झिझका। वो थोड़ा इश्यू हो गया है, ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, शायद एक दिन डिले हो जाए। कि दूसरी तरफ तुरंत सख्त आवाज आई एक दिन डिले? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है आज डिस्पैच होना चाहिए। मैंने जल्दी से कहा मैं ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ डिलीवरी चाहिए। क्या हो रहा है? फिर पीछे से सवाल फिर आया कह रहा हूँ ना। मैं गुस्से में चिल्लाया गुचेन ने सब बिगाड़ दिया। ये आदमी, मैंने दांत भींच लिए, उसने खुद को अलग कर लिया है। ये किसी ने गुस्से में कहा ये बोदा तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? चुप। ठीक है ये बोदा, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ अगर ये काम नहीं हुआ तो समझ लेना हमारा रिश्ता खत्म। उधर दूसरी तरफ छोटा दा निकलना है क्या? पापा क्या हुआ? गुचेन ने काम छोड़ दिया। क्या? ये उसने अपनी खुद की ट्रक खरीद ली है, अब अकेले काम करेगा। तो साउथ वाली डिलीवरी मैं दूसरा ड्राइवर ढूंढ लूंगा, आज ही निकलना है। तू ड्राइवर कहाँ से लाएगा? बेटे उस पुरानी ट्रक को गुचेन के अलावा कोई नहीं चलाता। पेनल्टी कितनी है? 2 करोड़ 60 लाख। क्या? उधर
आचन, ओल्ड बॉय की आवाज आई। हाँ काम है। हाँ अंदर आकर बात कर। लेकिन कुछ देर बाद, आचन अब तू अकेला काम कर रहा है तो सीधी बात करता हूँ, बोलो। यून प्रोविंस का एक लोड है, हेवी इक्विपमेंट जाना है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। 72 शार्प टर्न्स हैं और अभी घना कोहरा भी है, और जिन लोगों ने सालों से ये रास्ता चला है वो भी हाथ खड़े कर चुके थे। लेकिन अगर मैं इसे मना करता तो मेरे ट्रक की EMI कौन देगा? 10 लाख ने जो मौका दिया था उसे ऐसे ही छोड़ना मतलब खुद को खत्म करना था। मैंने सीधा कहा, मैं लेता हूँ। सामने वाला थोड़ा रुका। एक बार फिर सोच ले। क्या मैंने सिर हिलाया? नहीं। वो धीरे से बोला, मैंने ये तुझसे यूं ही नहीं कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? ये उसने कहा, क्योंकि ये वही जॉब है जो पहले जीबो दा लेना चाहता था। उसने इस डील पर आधा महीना लगाया था, लेकिन ओनर ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रक को उन्होंने रिस्की माना। कहा कि रोड मुश्किल है, गाड़ी मजबूत होनी चाहिए, ड्राइवर स्किल्ड होना चाहिए, प्राइस कम नहीं सेफ्टी चाहिए। मैंने शांत आवाज में कहा, तो प्रॉब्लम क्या है? कि वो बोला, स्किल तेरे पास है और अब ट्रक भी तेरे पास है। जी मैंने कहा, तो फिर इश्यू नहीं है, बट कब निकलना है? आज ही? नहीं। उसने हल्की सांस ली। अगर ये ट्रिप सफल हो गई तो तू इस पूरे सर्कल में सेट हो जाएगा। कि तभी पीछे से आवाज आई, आचन। मैं मुड़ा। एक औरत दौड़ती हुई आई। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, वापस आ जाओ, मेरे बेटे की हेल्प कर दो। जो उसकी आवाज कांप रही थी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। हम तुम्हें और पैसे देंगे, 20 लाख, 30 लाख, बस तुम ये ट्रिप पूरा कर दो। मैंने शांत होकर कहा, आंटी बात पैसे की नहीं है। वो तुरंत बोली, तो फिर क्या बात है? मैंने उसकी आंखों में देखा, हम बचपन के दोस्त थे और उसने मुझे सिर्फ 10 लाख में खत्म समझ लिया। वो कुछ नहीं बोली। मैंने फोन जेब में रखा और मुड़ गया। फोन काट दिया उसने। पीछे से आवाज आई कि दूसरी तरफ जीदायोंग गुस्से में उबल रहा था। अगर ये जॉब फेल हुई तो 6 करोड़ पेनल्टी तू खुद देगा, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। पापा? मुझे पापा मत बोल, मैं जीदायोंग हूँ। ये उसकी आवाज टूटते गुस्से में गूंज रही थी। तूने क्या कर दिया? एक भी ड्राइवर को संभाल नहीं पाया। दूसरी तरफ मैं अपनी नई J7 लेकर पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था। सड़क पर 72 खतरनाक मोड़ थे। नीचे सीधी खाई। वेगा ने सिगरेट एट का धुआं छोड़ते हुए कहा, आचन, ये रास्ता आसान नहीं है। पुराने ड्राइवर्स भी डरते हैं। ये मैंने सामने देखते हुए कहा, डर मुझे भी लग रहा है। वेगा मेरी तरफ देखने लगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अब पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं है। ये ट्रक धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रही थी। तभी सामने एक पुरानी ट्रक सड़क किनारे फंसी दिखी। एक बूढ़ा ड्राइवर परेशान खड़ा था। मैंने ब्रेक लगाया और नीचे उतर गया। क्या हुआ उस्ताद? मेरे बूढ़े आदमी ने थकी आवाज में कहा, ट्रक चढ़ नहीं रही, इंजन पुराना है, ऊपर से सड़क गीली। मैंने बिना कुछ कहे 2 केबल निकाली और उसकी ट्रक को खींचकर ऊपर चढ़ा दिया। बूढ़े ड्राइवर की आंखें भर आईं। भाई तूने बचा लिया, फल खराब हो जाते तो बर्बाद हो जाता। नहीं उसने पैसे देने चाहे, लेकिन मैंने हाथ रोक दिया। रहने दो, रास्ते में सब एक दूसरे के काम आते हैं। ये बूढ़ा आदमी लगातार धन्यवाद देता रहा। जब मैं वापस ट्रक में बैठा तो रियर मिरर में देखा, वो बूढ़ा आदमी झुककर मेरी तरफ सलाम कर रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ, दुनिया में हर इंसान जीबोदा जैसा नहीं होता। कुछ लोग एहसान नहीं, इंसानियत समझते हैं। तभी वेगा का फोन आया। कहाँ पहुँचे? यूनगुई बॉर्डर के पास हूँ। धुंध ज्यादा है। हाँ धीरे चलाना, क्लाइंट ने कहा है, जल्दी की जरूरत नहीं, सेफ पहुँचना ज्यादा जरूरी है। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, और हाँ जीबोदा की हालत और खराब हो गई। मैंने स्टीयरिंग पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? उसकी डील पूरी तरह टूट गई। क्लाइंट ने ब्रीच केस डाल दिया, 2.5 करोड़ की पेनल्टी मांगी है। उसका बाप गुस्से में हॉस्पिटल पहुंच गया। उसकी माँ लोगों से उधार मांग रही है। कुछ सेकंड तक मैं चुप रहा, फिर बस इतना कहा, हम। वेगे बोला, तू ठीक है ना? मैंने सामने फैले कोहरे को देखते हुए कहा, मैं ट्रक चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। कॉल कट गया, लेकिन जीबोदा की आवाज अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तू बस मेहनत करता है, कुछ लोग पैदा ही दूसरों के लिए काम करने के लिए होते हैं। तभी दूर शहर की लाइट्स हल्की हल्की दिखने लगी। मैंने लंबी सांस ली। कौन सिटी? शायद बस आने ही वाला है। मैं वेयरहाउस पहुंचते ही एक आदमी बाहर आया। जांग मास्टर? मैंने सिर हिलाया। वो मुस्कुराया। ओल्ड वे ने आपके बारे में बताया था, बोला आपकी ड्राइविंग और हैंडलिंग दोनों टॉप क्लास हैं। सच कहूँ मुझे यकीन नहीं था। उसने मेरी नई J7 को देखते हुए कहा, नई ट्रक है? हाँ। वो इम्प्रेस्ड होकर बोला, सामान ट्रक में है, चलिए चेक कर लेते हैं। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। पैकिंग बहुत प्रोफेशनल है। मैंने शांत आवाज में कहा, काम ऐसा ही होना चाहिए। तभी उसने फोन निकाला, 22 लाख फ्रेट अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं थोड़ा रुका। अभी? वो हंस पड़ा। क्या हुआ? डर है मैं पैसे नहीं दूंगा? कर मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। आदमी मुस्कुराया। ओल्ड वे जिस आदमी की गारंटी दे उस पर शक नहीं करता। ऊपर से तुम्हारी ट्रक और तुम्हारी स्किल दोनों शानदार हैं। आगे भी काम मिलेगा। कुछ सेकंड बाद मेरे फोन पर पेमेंट नोटिफिकेशन आया, लेकिन अमाउंट देखकर मैं रुक गया। उसने कहा, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। वो 97 मिलियन नहीं थे, लेकिन फर्क ये था कि ये पूरी तरह मेरे थे। किसी का एहसान नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं। उधर जीबोदा अपनी पुरानी ट्रक बेचने गया तो बायर ने साफ कहा, तुम्हारी ट्रक का चासी डैमेज्ड है,
गियर बॉक्स खराब है, पूरी एक्सीडेंट रीबिल्ड ट्रक है, 3,000 भी ज्यादा हैं। जी बोडा गुस्से में बोला, मैंने इसे 2,000 में खरीदा था। बायर हंस पड़ा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मार्केट वैल्यू यही है। फिर बायर जाने लगा तो जी बोडा घबरा गया। रुको ना, हम तो भाई हैं, पैसों की क्या बात। लेकिन बायर बोला, 30,000 चाहिए तो लो, वरना मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अपनी ट्रक की कीज तैयार रखना, बाद में टो ट्रक भेज दूंगा। तभी किसी ने मुझसे पूछा, रिटर्न लोड मिला क्या? मैंने कहा, अभी नहीं। उसने कहा, मेरे जानने वाले फ्रूट होलसेलर को ट्रक चाहिए, तुम्हारी तरफ माल भेजना है। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने तुरंत घर फोन किया, माँ मैं पहुँच गया, माल अनलोड हो गया। माँ ने पूछा, थक गए होंगे, खाना खाया? मैंने हंसकर कहा, माँ मैंने इस एक ट्रिप में 300,000 कमा लिए। माँ रोने लगी। मैंने कहा, पापा से कहना चिंता मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रक भी बढ़िया चल रही है। तभी दूसरी तरफ पापा खुशी से बोले, मेरा बेटा मुझसे आगे निकल गया। फिर एक नए क्लाइंट वैंग बॉस का फोन आया। उसने कहा, ली बॉस ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, ये फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, रास्ते में जरा भी डैमेज नहीं होने चाहिए, कर लोगे? मैंने कहा, हो जाएगा, और कहा बाकी डिलीवरी पर मिलेंगे। रास्ते में वे भाई का फोन आया, सुना है रिटर्न लोड भी मिल गया 18,000 का। मैंने कहा, हाँ। उसने लंबी सांस लेकर कहा, अब समझ आया तुमने सही फैसला लिया था। जी बोडा की ट्रक सिर्फ 3,000 में बिकी हाउस सेल पर लग गया। उसके पिता हॉस्पिटल में हैं, माँ उधार मांग रही है, कोई पैसा नहीं दे रहा, गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन तुमने सही कदम उठाया। उधर जी बोडा के पिता अपने बेटे पर चिल्ला रहे थे, तुझे पता है आज ये दिन क्यों देखना पड़ा? क्योंकि तू बेवकूफ है, तूने गुचेन को नौकर समझा, जबकि वो तेरी टूटी ट्रक और तेरे बिजनेस दोनों को चला रहा था। 1,000 देकर भिखारी समझ लिया, आखिर कोई तेरे लिए क्यों काम करेगा? फिर डॉक्टर ने कहा, पेशेंट को आराम चाहिए, फैमिली बाहर जाए। मैं मीनवाइल सर्विस एरिया पर रुका तो वहाँ वही बूढ़े ट्रक ड्राइवर मिले जिनकी मैंने पहाड़ों में मदद की थी। वो मुझे देखते ही पहचान गए। उन्होंने मुझे खाना खिलाने की जिद की और बोले, मैंने तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं देखा था, लेकिन ये जैकेट याद थी। फिर पूछने लगे, तुम इतनी कम उम्र में अपनी ट्रक के मालिक कैसे बन गए? मैं 23 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, अभी भी दूसरों के लिए ड्राइव करता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, डाउन पेमेंट थी, बाकी सब लोन है। वो तुरंत बोले, अगर लोन नहीं चुका पाए तो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, फिर जान लगाकर चुका दूंगा। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी घर से कॉल आया, अचन कल कितने बजे पहुंचोगे? मैंने कहा, सुबह शायद एक और काम मिल गया है, कोल्ड चेन लोड है। घर पहुंचते ही शाओयू मुझे देखकर घबरा गई। तुम कितने दुबले हो गए, रास्ते में ठीक से खाना नहीं खाते क्या? माँ तुरंत बोली, आओ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने बैग खोला और पैसे टेबल पर रख दिए। माँ हैरान रह गई। मैंने पापा के दिए हुए 5,000 अलग रखे। ये आपके पैसे? पापा बोले, रहने दो। मैंने सिर हिलाया, उधार था, लौटाना जरूरी है। माँ खुश होकर बोली, अब तुम्हारी और शाओयू की शादी भी कर देनी चाहिए। मैंने मुस्कुराकर शाओयू की तरफ देखा। तुमने कहा था मैं जो भी करूं तुम मेरा साथ दोगी। फिर मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। शाओयू मुझसे शादी करोगी? वो घबरा गई। पहले उठो। मैंने कहा, जब तक हाँ नहीं बोलोगी नहीं उठूंगा। वो रोते हुए हंस पड़ी। ठीक है, मैं शादी करूंगी। माँ तुरंत बोली, और खाना खाओ, बाहर का खाना खाकर हालत खराब हो गई है। मैंने कहा, माँ अब सच में नहीं खाया जा रहा। माँ बोली, चुपचाप खाओ, बचपन में 3 कटोरी चावल खा जाते थे। शाओयू हंस पड़ी। आंटी अब सच में इनसे नहीं खाया जाएगा। माँ मुस्कुराई, तो तुम ज्यादा खाओ, अब तुम भी इस घर की बेटी हो। शाओयू ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू आंटी। तभी पापा ने गिलास उठाया। आ बेटा, मेरे साथ एक ड्रिंक पी। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा तेरे बाप ने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया ना, तेरे लिए पैसा जोड़ पाया, लेकिन तू मुझसे ज्यादा मजबूत निकला। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो फिर बोले, तू इसलिए मजबूत है क्योंकि तू रिस्क लेने से नहीं डरता, तू लड़ सकता है, खुद के लिए मेहनत कर सकता है। ड्रिंक, पिता, मजबूत, जोखिम लेना, मेहनत करना। मैंने तुरंत कहा, पापा इस घर के मालिक हमेशा आप ही रहोगे। शाओयू मुस्कुराकर बोली, अचेन पता है तुम बाहर थे तब मैं रोज सोचती थी तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। अब समझ आया तुम जिंदगी बदलने निकले थे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डर नहीं लगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। वो बोली, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं गुचेन हूँ। अगले दिन मैंने कहा, चलो कल मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। वो हैरान रह गई, इतनी जल्दी? मैंने हंसकर कहा, जल्दी कैसी, 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जी बोडा की माँ ने मुझे फोन किया, एचन प्लीज मदद कर दो, तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में हैं, घर बिक गया, ट्रक बिक गई। मैंने शांत आवाज में कहा, आंटी मैं मदद नहीं कर सकता। वो रोते हुए बोली, तुम इतने क्लाइंट्स जानते हो, जी बोडा को थोड़ा काम दिलवा दो। मैंने सीधा पूछा, उसके पास ट्रक है? वो चुप हो गई। ट्रक बिक गई? मैंने कहा, बिना ट्रक के ट्रांसपोर्टर बिजनेस कैसे करेगा? वो रोते हुए बोली, तो कुछ पैसे ही उधार दे दो, धीरे धीरे लौटा देंगे। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आंटी बचपन से साथ बड़े हुए, इसलिए उसने पूरे रिश्तेदारों के सामने मुझे अपना ड्राइवर कहा। बचपन से साथ बड़े हुए, इसलिए उसे लगा मैं जिंदगी भर उसका मजदूर बना रहूंगा। फिर मैंने आखिरी बार कहा, आंटी मेरे पास अब कहने को कुछ नहीं है, और कॉल काट दिया। उधर जी बोडा गुस्से में अपनी माँ पर चिल्ला उठा, आपने उसे फोन क्यों किया? मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए।